जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर 2024 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का दोस्तों ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र का पेपर फर्स्ट है और इसमें पेपर का नाम क्या है, क्योंकि वो मोस्ट है। जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा कॉलेज से उस पर पेपर का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पेपर का नाम आपका लिखा होगा दोस्तों फिलोसफिकल, सोशियल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। यह आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। चलिए, पेपर 1 है और पेपर कोड है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का EDU 201, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कोड पिन करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, इसमें क्लास फर्स्ट है और यूनिट भी फर्स्ट है। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर है, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपका पूछा है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन है। यह कथन किसका है? सापर हावर का है, या फिर हाक्सेल का है, रसेल का, या फिर हैंडरसन का? तो दोस्तों, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन शापेनहावर का है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा, शापेनहावर, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किस विद्वान को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आएगा जरूर, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किस विद्वान को कहा जाता है? पेस्टोलॉजी को, रूसो को, ड्यूवी को, या फिर कमेनियस को? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमेनियस को। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इसमें शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है पेस्टोलॉजी का है, फ्रोबेल का है, हार्बर्ट का है, या फिर कमेसियन का है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमेसियन का है, ठीक है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन पेस्टोलॉजी का है। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 इसमें आपका पूछा है दोस्तों, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है, यह किसने कहा है? तो यह आपका जेंटाइल जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा है, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है, यह किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, TP नन ने कहा है, रस्क ने, या फिर DB ने कहा है? तो दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास, यह कथन आपका TP नन जी का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आप प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा, इसमें बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम अद्यतन पढ़ना पड़ता है, यह किसने कहा है? दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा है? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें अद्यतन पढ़ना पड़ता है, रूसो ने यह कथन कहा था, या फिर मैकडूगल ने, या फिर TP नन ने, या फिर रास ने कहा था? तो ये दोस्तों, यह कहा था आपका TP नन ने, ठीक है। TP नन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम अद्यतन पढ़ना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके जितने भी फ्रेंड हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है, फिलॉसफी का अर्थ होता है शिक्षा के प्रति प्रेम, सुंदरता के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, या फिर विकास के प्रति प्रेम? तो दोस्तों, फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि बहुत फिलॉसफी झाड़ रहे हैं आप, ठीक है, तो वो शिक्षा के प्रति प्रेम होता है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8 है, दर्शन का अर्थ है, दर्शन का अर्थ क्या होता है भैया? सुनना, देखना, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, या फिर छूना होता है? तो जो दर्शन का वास्तविक में अर्थ होता है वह देखना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें पूछा है, देखिए प्रश्न नंबर 9 पूछा है, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, यह किस दार्शनिक ने कहा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यह सुकरात जी ने कहा था, ठीक है। यह आएगा जरूर, इसे नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं वो बताते चलूँगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा। जो मुझे लगता है दोस्तों, वो 95% आपके परीक्षा में आ ही जाता है वो प्रश्न, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय दर्शन में कितने
स्कूल रूढ़िवादी हैं? 3, 5, 4 या 6? तो भारतीय दर्शन में दोस्तों 6 स्कूल रूढ़िवादी हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, समय मुझे नहीं मिल पाया इसलिए मैंने इसमें नोट्स नहीं लिखा है, ठीक है। नोट्स नहीं लिख पाया, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगली क्लास में मैं नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। मतलब जो प्रश्न होंगे जो प्रश्न होते हैं इसमें, प्रश्न का मैं एनालिसिस करवा दूँगा, ठीक है। उस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 है आपका, इसमें पूछा है कौन सा रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा है? न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, योग, सांख्य या फिर उपरोक्त सभी? क्या पूछा है? रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा। तो दोस्तों, जो रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा होता है वो योग, सांख्य होता है, मीमांसा, वेदांत होता है और न्याय वैशेषिक होता है। तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न आपका इसमें देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किस स्कूल को मूल सनातन धर्म भी कहा जाता है? नास्तिक स्कूल को, आस्तिक स्कूल को, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आस्तिक स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर प्रश्न पूछा है, किस दर्शन के अनुसार चेतना का आत्मा से कोई संबंध है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार, चारवाक दर्शन के अनुसार, अद्वैत दर्शन के अनुसार या फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार? तो दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, जो चारवाक दर्शन होते हैं, ठीक है, चारवाक दर्शन के अनुसार चेतना का आत्मा से संबंध होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लास को जरूर शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है आपका, कौन जीवन मुक्ति नहीं स्वीकारता है? दोस्तों, क्या पूछा है? जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करता है, इन चारों में से कौन है जो जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करता है? तो इसमें दोस्तों जो विशिष्टाद्वैत होते हैं, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद वाले जो होते हैं वो जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 आपका इसमें पूछा है, कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है? मीमांसा दर्शन, विशिष्ट द्वैत या न्याय या फिर अद्वैत? तो दोस्तों, जो आपका मीमांसा होता है, मीमांसा दर्शन, ठीक है, जो मीमांसा दर्शन होता है यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मीमांसा दर्शन क्या करते हैं भैया? तो ईश्वर की सत्ता में ये विश्वास नहीं करते हैं, यानी एक तरह से इनको देखा जाए तो ये नास्तिक होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के अर्जित शिक्षा को कहते हैं? अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा? तो दोस्तों, जो अनौपचारिक शिक्षा होता है, ठीक है, जो अनौपचारिक शिक्षा होता है यह विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के अर्जित शिक्षा स्थान के अर्जित शिक्षा को कहते हैं, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के अर्जित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा दोस्तों, क्लास को आप रोक करके आराम से इत्मीनान से आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 17 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार बचपन अपने लिए वांछनीय है और बच्चों को बच्चे होना चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, प्रकृतिकवाद दर्शन के अनुसार बचपन अपने वांछनीय और बच्चों को बच्चे होना ही चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 18 आपका इसमें पूछा है, विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है समाचार पत्रों से, रेडियो से, संग्रहालय से या स्काउटिंग से? ये ऐसा प्रश्न है आपको कंफ्यूज कर देगा, चारों लग रहा होगा इस प्रश्न में, तो चारों नहीं है दोस्तों। प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है, तो यह रेडियो से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन किसका है? एडम्स का, रस्क का, रास का या फिर बुस्कर का? तो दोस्तों, यह जो है रास का है, ठीक है। रास ने क्या कहा था भैया? तो रास ने कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के पहलू हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 20 आपका इसमें पूछा है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह किसने कहा है? तो यह स्पेंसर ने कहा है, ठीक है।
स्पेंसर ने क्या कहा भैया? तो स्पेंसर ने कहा है वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। एक प्रश्न को मैं 2 बार पढ़ा दे रहा हूँ 2 तरीके से, ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटने ना पाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो दोस्तों यह कथन जो है जेंटाइल, फिक्टे, पार्टाइज या फिर क्रोवेल का है। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जेंटाइल का है। जेंटाइल ने क्या कहा था भैया? तो जेंटाइल जी ने कहा था कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 22 पूछा है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? दर्शन के द्वारा, सरकार के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा या फिर राजनीतिज्ञों के द्वारा? तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य का जो निर्माण होता है वह दर्शन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है, पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? एक सामाजिक समस्या है, एक दार्शनिक समस्या है या फिर एक आध्यात्मिक समस्या है या एक अलौकिक समस्या है? तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम की समस्या होती है यह आपकी एक दार्शनिक समस्या होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें पूछा है, जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए? यह किसके अध्ययन का विषय है? राजनीतिक शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, समाज शास्त्र का या फिर मनोविज्ञान का? तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम आइडिया लगा सकते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? दर्शन शास्त्र में भी जो चैप्टर है उसमें दर्शन शास्त्र दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों अगर आप प्रश्नों को हल करेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा होगा उसमें आप दिमाग लगा करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछा है, प्रश्न नंबर 25 है इसमें, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा है? तो यह आपके हार्नी जी ने कहा है, ठीक है। हार्नी जी ने क्या कहा भैया? हार्नी जी ने कहा है कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। प्रश्न नंबर 26 इसमें आपका पूछा है दोस्तों, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? जिज्ञासा से, तर्कपूर्ण चिंतन व मनन से या कल्पना से? तो दोस्तों उपर्युक्त तो तीनों से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो दर्शन का वास्तव में संबंध होता है वह जिज्ञासा, तर्कपूर्ण चिंतन व मनन से और कल्पना से होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर या फिर आध्यात्मिक समस्याओं पर? तो दोस्तों जो शिक्षा दर्शन होता है, शिक्षा दर्शन पर जो विचार करता है वह शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पूछा है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है या चार्वाक है? तो दोस्तों जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वह सांख्य है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सांख्य मैं यहाँ लिख करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, पहले ही दिमाग में रख लीजिए। एक होता है सांख्य और एक होता है साक्ष्य, ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है और मैंने दोनों प्रश्नों को लिखा है, इसके बाद वही प्रश्न आएगा, तो ध्यान से पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। इसमें क्या पूछा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, ठीक है, आरंभिक विचारधारा क्या है भैया? तो सांख्य है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो भैया क्या हो जाएगा? शाक्य, ठीक है, प्रारंभिक शाखा क्या है? शाक्य है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे परीक्षा में, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है इसमें, भारत का प्राचीनतम दर्शन है, मीमांसा, चार्वाक, वैशेषिक या सांख्य? तो दोस्तों जो भारत का प्राचीनतम दर्शन है वह सांख्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा है, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? वशिष्ठ को, गौतम जी को, कपिल को या फिर जैमिनी जी को? तो दोस्तों जो मीमांसा दर्शन का संस्थापक माना जाता है वह आपका जैमिनी जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 32 आपका इसमें पूछा है दोस्तों,
लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है? कपिल जी हैं, चारवाक जी हैं या फिर बादरायण जी हैं या फिर रामानुज हैं? तो दोस्तों जो लोकायत दर्शन का प्रतिपादक है वह आपके चारवाक जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 आपका इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? अद्वैतवाद अद्वैतवाद ठीक है, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, वैशेषिक या फिर द्वैतवाद। तो इसमें आपका जो क्या पूछा है, दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार जो होता है दोस्तों वह विशिष्ट द्वैतवाद होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, योजना से या फिर निर्देश से? तो दोस्तों जो महर्षि गौतम का संबंध है, ठीक है, वह न्याय दर्शन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, प्राकृतिकवाद का कौन सा रूप नहीं है? पदार्थवादी, जैविक, यंत्रवादी या प्रायोगिक? तो दोस्तों जो प्राकृतिकवाद है इनमें से कौन सा रूप नहीं है? तो पदार्थवादी। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, प्राकृतिकवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किस विषय को प्राप्त है? सामाजिक विषय को, धार्मिक विषय को, मानवीय विषय को या फिर वैज्ञानिक विषय को? तो दोस्तों क्या पूछा है, प्राकृतिकवादी पाठ्यक्रम में जो प्रमुख स्थान होता है वह वैज्ञानिक विषय का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा है, इसमें प्राकृतिकवादी के सबसे महत्वपूर्ण दिशा किस क्षेत्र में है? क्या पूछा है, प्राकृतिकवादी के सबसे महत्वपूर्ण दिशा किस क्षेत्र में है? तो भैया यह शिक्षा विधियों के क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38 आपका इसमें पूछा है, आदर्शवादी किस पर सबसे अधिक बल देते हैं? भौतिक पक्ष पर, शारीरिक पक्ष पर या आध्यात्मिक पक्ष पर या फिर बौद्धिक पक्ष पर? तो याद रखिएगा दोस्तों जो आदर्शवादी होते हैं, ठीक है, जो आदर्शवादी होते हैं वह आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है दोस्तों, धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्राकृतिकवाद या आदर्शवाद? तो दोस्तों जो धार्मिक शिक्षा का समर्थन करते हैं वह आपके आदर्शवाद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है दोस्तों, प्रयोजनवाद की मुख्य प्रमुख विधि कौन सी है? ठीक है, प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि कौन सी है? व्याख्यान है, पाठ्य पुस्तक है, योजना है या निर्देशन है? तो दोस्तों जो प्रयोजनवाद होता है इसकी जो प्रमुख विधि होती है यह आपका योजना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4th सेमेस्टर में भी ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।